हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल स्टडी विथ राजगीर पर आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास के तीसरा चैप्टर वाह तंत्र के बारे में जानने वाले हैं। उसी में एक खंड आता है गंगा नदी तंत्र। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यह गंगा नदी तंत्र का कुछ हिस्सा है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगी। आप ध्यान से देखते चलिएगा। जैसे आप जानते हैं कि नदी तंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं अध्ययन के दृष्टिकोण से। एक तो हो जाएगा उत्तर भारत की नदी, एक हो जाएगा दक्षिण भारत की नदी। उसी को प्रायद्वीपीय भारत की नदी बोलते हैं। तो यह उत्तर भारत के नदी सिस्टम का एक अंग है। अब उत्तर भारत के नदी में भी मेनली 3 नदी तंत्र को पढ़ना है। उसमें से पहला जिसको हम सिंधु नदी तंत्र कहते हैं, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और तीसरा जो है यही गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि यह गंगा नदी तंत्र भी एक बहुत विस्तृत चीजें हैं, तो उसको हम शॉर्टकट में समझाने का प्रयास करेंगे। और आप देखेंगे कि लगभग जो ये उत्तर प्रदेश तक के हिस्सा जो है आज हम देखने वाले हैं, ये मेनली उत्तराखंड का है, थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश का पार्ट है। बाकी हम अगला पार्ट जो है उसमें बिहार और झारखंड, इसके अलावा पश्चिम बंगाल के बारे में बात करने वाले हैं। आप जानते हैं कि गंगा नदी जो है मेनली भारत में बहने वाली यह सबसे बड़ी नदी है। और आप इसके बारे में जानते हैं कि गंगा नदी जो है इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर की है। यह भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है और यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उस 5 राज्यों में आप जानते हैं कि सबसे पहले उत्तराखंड है। उत्तराखंड, दूसरा जो देखिएगा तो वो हमारा उत्तर प्रदेश है। तीसरा अगर हम बात करेंगे, तीसरा हमारा बिहार हो जाएगा। अगला हम बात करेंगे तो झारखंड हो जाएगा। उसके अगला बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल हो जाएगी। तो यही वो 5 राज्य है जहां से भारत में हमारी ये गंगा नदी बहती है। ये पूरी अभी नहीं है, इसके आगे फिर उत्तर प्रदेश का और हिस्सा है, उसके बाद बिहार है, फिर झारखंड है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है। अभी आज हम सिर्फ उत्तराखंड के बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ा सा क्षेत्र यहाँ जो है वो उत्तर प्रदेश का है। बाकी का पार्ट जो है आप देख सकते हैं कि थोड़ा ये मैपिंग जो हो जाएगा लंबा हो जाएगा, तो आपको समझने में भी दिक्कत होगी, हमको भी थोड़ा दिक्कत होगी। इसलिए हम अभी छोटा छोटा पार्ट में पढ़ेंगे ताकि चीज़ें ज़्यादा समझ में आए। तो आज हम उत्तराखंड में पढ़ने वाले हैं गंगा नदी के क्या स्थिति, क्या विस्तार है। सबसे पहले आप देखते हैं कि शुरुआती से गंगा का नाम गंगा नहीं रहता है। ये देख रहे हैं, ये ग्लेशियर है जहाँ से जल सोर्स निकलता है ना। ग्लेशियर मतलब बर्फ का बहुत बड़ा होता है, जिससे बर्फ पिघल करके निकलती है और नदी के रूप लेती है। तो ये सबसे पहले आप देखते हैं गंगोत्री ग्लेशियर है। यह गंगोत्री ग्लेशियर जो है ये पड़ता कहाँ है, ये उत्तराखंड में पड़ता है। क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड जो है हिमालयन इलाका है, ये हिमालय का ग्लेशियर है। तो उससे निकलती है, उसी से निकलती है ये नदी जो निकलती है, जिसका नाम है जाह्नवी नदी। यह गंगा का पार्ट नहीं है, लेकिन यहाँ से निकलती है ना। अभी तक इसका कोई गंगा जैसा नाम नहीं है। उसके बाद यहाँ से गौमुख दूसरा स्थान है, वहां से निकलती है यहाँ तक। तो अब यहाँ से जाह्नवी नदी के बाद इस जगह से गौमुख से इसी नदी का नाम अब क्या होता है, भागीरथी नदी हो जाएगा। तो इसमें और सारा नदी का एगो आगे मिलता है, ये गंगा का पार्ट नहीं है ना। यहाँ से मेनली गौमुख से हमारा माना जाता है गंगा। ये जो यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ तक, अब इसी नदी का नाम जो है भागीरथी है ना। अभी गंगा करके कोई नाम नहीं है, तो आप ध्यान से देखते रहिएगा। ये भागीरथी नदी है। उसी में एक और नदी आकर के यहाँ से आप देखते हैं, ये नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है भिलंगना। और जिस स्थान पे मिलती है उस स्थान को कहते हैं गोविंद प्रयाग। यहाँ देख रहे हैं, ये गोविंद प्रयाग है। ये गोविंद प्रयाग कौन नदी, ये भिलंगना नदी आकर के मिलती है
उसको गोविंद प्रयाग कहते हैं। और ये नदी आगे चलती जाती है और यहाँ आकर के देव प्रयाग में इसका मिलन होता है। किसका? तो ये नदी अलकनंदा का और इस भागीरथी का। अब जो है यहां से इसका नाम गंगा पड़ता है, इससे पहले गंगा कहीं कोई नाम नहीं है। अब इसमें ये जो देख रहे हैं पूरा सिस्टम, ये जो है सतोपंथ ग्लेशियर है। सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा। ये देख रहे हैं, ये नदी जो है, इस नदी का नाम है विष्णु गंगा। और एक दूसरा ग्लेशियर है जिसका नाम है मिलाम ग्लेशियर, वहां से निकलती है धौली गंगा। और ये दोनों विष्णु गंगा और धौली गंगा जहां पे मिलती है, विष्णु गंगा और धौली गंगा जहां पे मिलती है उस जगह को बोलते हैं विष्णु प्रयाग। इसमें बहुत सारा प्रयाग मिलेंगे, इसको याद करना होगा आपको। तो ये देख रहा है विष्णु गंगा और धौली गंगा जहां पे मिल रही है उस जगह को क्या बोलेंगे? विष्णु प्रयाग बोलेंगे। अब यहाँ से विष्णु प्रयाग के बाद ये सिस्टम देख रहे हैं पूरा, ये नदी जो देख रहे हैं, इस पूरा नदी का नाम अब अलकनंदा हो जाता है। अब इस अलकनंदा में भी बहुत सारी नदियां आकर के मिलती है। तो देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ तक, अब इसी नदी का नाम जो है अलकनंदा है। देव प्रयाग में जो मिला है, यही मिला है भागीरथी और ये अलकनंदा मिला है, तब देव प्रयाग हुआ है यहाँ से, है ना। देव प्रयाग इस स्थान को बोला गया है। तो ये पूरा जो नदी देख रहा है यही अलकनंदा है। अब इसमें मिल कौन रहा है? तो एक इधर से आकर के मंदाकिनी नदी मिल रही है, और जिस स्थान पर मिल रही है उस स्थान को बोलते हैं रुद्रप्रयाग। तो आप अगर इधर से उस ऊपर के साइड जाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? देवप्रयाग, उसके बाद रुद्रप्रयाग, उसके बाद कर्णप्रयाग, फिर नंदप्रयाग और आखिरी में विष्णुप्रयाग आएगा। तो ये देखते हैं, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग हो गया, कर्णप्रयाग हो गया, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग, ये सब क्या है? यहां से देखिए 1 2 3 4 5, इसी 5 को मिला करके बोला गया है पंचप्रयाग। आप लोग सुने भी होइएगा। तो यही जो 5 को जो है, एक यहाँ देखिए, ये जो हो गया ये देवप्रयाग। तो इधर से जाने में सबसे पहले कौन मिलेगा? देवप्रयाग, उसके बाद रुद्रप्रयाग, उसके बाद कर्णप्रयाग, फिर नंदप्रयाग, उसके बाद विष्णुप्रयाग। ये 5 प्रयाग है। हालांकि यहाँ भी है गोविंद प्रयाग, तो इस सिस्टम में ये नहीं गिना जाएगा। तो अब देखिए, इसी में देखिए कौन कौन मिला है? विष्णु गंगा और धौली गंगा, तब विष्णु प्रयाग इसका नाम पड़ा है इस जगह का। एक और नदी जो है इधर से आकर के मिलती है, नंदाकिनी। इस नदी का जहां पर मिलन होता है उस जगह को बोलते हैं नंद प्रयाग। हो सके तो आप वीडियो को पॉज करके इस पूरे डायग्राम को, है ना, आप अपने कॉपी में उतार ले और खुद से प्रैक्टिस करें, तब चीजें ज्यादा समझ में आएगी, बेहतर समझ में आएगी। वैसे आप देखेंगे 1-2 बार भूल जाएंगे, कॉपी में उतार करके आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा समझ में आने वाली है। तो ये देखते हैं, ये नंदाकिनी नदी जहां पे मिलता है उसको नंद प्रयाग कहते हैं। अब ये एक अगला नदी है जिसका नाम है पिंडार नदी, है ना, जहां पर मिलता है उस जगह को बोलते हैं कर्णप्रयाग। इसके बारे में महाभारत में कुछ कहानियां भी है। तो चूंकि अभी हम ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो इधर देखते हैं, मंदाकिनी जहां मिलती है उसको रुद्रप्रयाग, है ना। उसके बाद गंगा नदी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अब यहाँ देव प्रयाग के बाद जब शुरू होती है नदियां, अब उस नदी का नाम क्या है? गंगा नदी है। इससे पहले इसका नाम अलकनंदा था, इधर का सिस्टम पूरा भागीरथी था। और यहाँ से जब निकलेंगे तो इसी के किनारे कई महत्वपूर्ण शहर भी है। एक देखते हैं ऋषिकेश है, ये हरिद्वार है, आप लोग सुने ही होंगे। ये हरिद्वार भी कहाँ है? ये सब उत्तराखंड वाला एरिया में पड़ता है ना। और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कन्नौज के आसपास एक नदी आकर मिलती है कन्नौज में, जिसका नाम है रामगंगा, है ना। रामगंगा, ये गंगा दूसरा, ये रामगंगा एक अलग नदी का नाम है। तो ये कन्नौज में आकर के मिलती है। और पहली बार जो है, पहली बार अगर आप बात करिएगा तो पहली बार ये अभी जितना भी देख रहे हैं ये पूरा सिस्टम, ये पर्वत पहाड़ का है ना, पहाड़ी इलाका का है। पहली बार जो है नदी, गंगा नदी जो यहाँ से हरिद्वार से ही मैदानी इलाका में आता है। इससे पहले देख रहे हैं सारा पर्वतीय इलाका में है ना। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ऊंचाई बढ़ते जाएगी उसकी, है ना। तो इधर ही देख रहे हैं, यहाँ से हरिद्वार से पहली बार गंगा नदी कहाँ आता है? मैदानी इलाका में आती है। और उसके आगे ही जस्ट आप देख रहे हैं कि ये कानपुर शहर भी है। तो कई बार कई कंपटीशन एग्जाम में, बिहार पुलिस हो गया, चाहे और भी रेलवे हो गया, कई महत्वपूर्ण एग्जाम होते हैं
आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के। तो ये सारा चीज़ें भी पूछी जाती है कि हरिद्वार किस नदी के किनारे है, कन्नौज कहाँ किस नदी के किनारे है, या किस जगह पे है, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती है। तो यहाँ कानपुर भी इसी के किनारे है, हरिद्वार भी है, ऋषिकेश भी, और भी छोटे छोटे शहर है। अब अगला जो है ये प्रयागराज है ना। प्रयागराज में कौन मिल रही है? तो ये गंगा नदी मिल रही है और ये यमुना नदी मिल रही है। आंशिक रूप से एक सरस्वती नदी भी है यहाँ पे, इसीलिए इसको प्रयागों का राजा कहा गया है। यहीं पे ना वहाँ अभी जो चल रही थी मेला है ना प्रयागराज का, तो यही जो सिस्टम जो है, यही दो नदियों के मिलकर के, आप यहीं पे गए होंगे स्नान करने, वो महाकुंभ की बात कर रहे हैं हम, तो यही प्रयागराज वाला सिस्टम है। तो इससे पहले आप इधर देखिए, अब ये मिलता का कौन कौन है प्रयागराज में? तो ये गंगा नदी मिलती है और ये यमुना नदी मिलती है। ये पूरा जो देख रहे हैं आप यमुना नदी है। अब यमुना नदी के बारे में देख लीजिए थोड़ा। ये एक जगह है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, बंदरपुर से ये निकलती है ये नदी है ना। और ये नदी आती है और इसी नदी में एक नीचे से चंबल नदी आकर के मिलती है इटावा के पास, है ना, इटावा के पास। यमुना नदी बहुत बड़ा है। अगर आपसे कोई पूछे कि गंगा का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन है, गंगा का सबसे बड़ा सहायक, सबसे बड़ा सहायक यही है, यमुना है। यमुना नदी गंगा का सबसे बड़ा सहायक नदी है। तो ये इटावा के पास कौन नदी मिलता है? चंबल नदी मिलता है। इसमें और भी दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे है ना, दिल्ली है, और भी और भी कई महत्वपूर्ण शहर है इसी नदी के किनारे है ना। आप ताजमहल के बारे में भी सुने होइएगा, है ना, ताजमहल, आगरा वगैरह, तो ये सब इसी के किनारे आता है। उसी में एक दूसरा और नदी नीचे से आके मिलती है जिसका नाम है बेतवा नदी, ये हमीरपुर में आके मिलती है। आगे आप इसके बाद इस तरफ से आते आते एक और नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है केन नदी, है ना। ये केन जो है ये बांदा के पास मिलती है। और फाइनली ये सारा जल लेकर के कहाँ पहुंचती है? प्रयागराज में। यहाँ पर गंगा और यमुना का मिलन होता है, और आंशिक रूप से, है ना, चूंकि अब है नहीं लेकिन फिर भी सरस्वती नदी का मिलन होती है, तो इसीलिए इसको प्रयागों का राजा कहा गया है ना। और ये क्षेत्र जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब इसके बाद जो है गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और उत्तर प्रदेश में कई सारा महत्वपूर्ण इनके सहायक नदियां हैं। फिर उसके बाद यह बलिया से बक्सर में प्रवेश करती है गंगा नदी, वहां से बिहार में फिर 12 राज्य में 12 जिले में बहती है, और फिर वहां से पश्चिम बंगाल जाती है। पश्चिम बंगाल में बहुत थोड़ा सा दूरी है गंगा नदी का, मात्र 40 किलोमीटर का, फिर भी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद पश्चिम बंगाल में जाती है, और फिर बांग्लादेश में जाकर के फिर एक दूसरा नदी, वहाँ पे जब ब्रह्मपुत्र पढ़िएगा तो फिर आगे उस सिस्टम जुड़ेगा वहां से। तो इसका आगे का जो है पूरा सिस्टम हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो अगर लंबा हो जाएगा तो इस तरह की चीज़ें थोड़ा समझने में दिक्कत होती रहती है। तो उसके दृष्टिकोण से आप इसको हो सके तो कॉपी में उतार लीजिएगा, और दोबारा से आप देख सकते हैं तो बेहतर समझ में आएगी। चलिए, धन्यवाद।